जैसे ही अभी ने क्लासरूम के दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखा, उसका चेहरा चिट गया। उस प्रोफेसर ने उस व्यक्ति को अंदर आते हुए देखकर कहा, साहब हाथ पीछे बांधकर अंदर आए। और वो शख्स थे इस कॉलेज के प्रिंसिपल। जैसे ही सभी छात्र खड़े हुए, प्रिंसिपल की नज़र अभी पर टिक गई। हाँ भाई, मेरे आने का इंतज़ार क्यों कर रहे थे? सर, न्यू एडमिशन का मामला था, इसलिए चर्चा कर रहे थे, लेकिन मुझे तो कुछ बहस जैसा सुनाई दे रहा था। क्या मामला है? सर, ये लड़कियां बहुत उधम मचा रही है। पता है ये कैसे बातें कर रही थी, हमारे कॉलेज के बारे में गलत बातें कर रही थी। आते ही सवाल उठाने लगी, सिर्फ इसलिए कि इनका एडमिशन वाइस प्रिंसिपल की सिफारिश पर हुआ। इन्हें इतना घमंड है। सर, इन्हें कॉलेज से निकाल दीजिए। बाहर जाकर जब परेशानी होगी तभी हमारी कॉलेज की कद्र समझ आएगी। तो प्रिंसिपल बोले, ओहो सर, अगर ये यहाँ से बाहर गई तो शायद अपनी खुद की कॉलेज बनाकर भी पढ़ सकती है, लेकिन अगर ये बाहर गई तो अगले ही पल आपसे लेकर मेरे जैसे लोगों तक किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, ना ही नौकरी रहेगी। हमें भी बाहर जाना पड़ेगा। यह सुनते ही ना सिर्फ प्रोफेसर बल्कि क्लास के सभी छात्र भी हैरान रह गए। सर, आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ एक वाइस प्रिंसिपल की सिफारिश से एडमिशन पाने वाली लड़की बाहर जाएगी तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी और वो लड़की खुद अपनी कॉलेज बनाएगी। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको हमारे कॉलेज मेंबर आदित्य, जो आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक है, के बारे में पता है? उन्हें ना जानना कैसे मुमकिन है सर? उनके पास कितने बिजनेस है, वो कितने बड़े आदमी हैं। हमारे कॉलेज फंक्शन के लिए उन्हें इनवाइट भी किया गया था, लेकिन वो बिजी थे इसलिए आ नहीं सके। मगर आप अचानक उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं सर? जिस आदित्य सर की आप इतनी तारीफ कर रहे थे, उन्हीं की पत्नी है अभिनय श्री। खुद आदित्य सर ही उन्हें कॉलेज में एडमिशन दिलाने आए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने सारे काम छोड़कर वो खुद आए। उन्होंने अपनी वाइफ का ध्यान रखा और पूरी एडमिशन प्रोसेस पूरी करके गए। अब सोचिए, अगर उनकी पत्नी को कॉलेज से निकाल दिया गया तो वो आपको बिना जॉब से निकाले छोड़ देंगे क्या? अब सभी की नज़रें अभिनय श्री की तरफ मुड़ गई, जो निगाहें अभी तक उसे सवालों से देख रही थी। अब वही नज़रें उसे इज्जत और कुछ हद तक जलन से देखने लगी। आदित्य को कौन नहीं जानता, छात्रों के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। ऐसे इंसान की पत्नी को तो सब इज्जत की नज़रों से ही देखेंगे। कई लड़कियों की आंखों में जलन थी। आखिर उसने उस शख्स से शादी की थी जिसे वे सब अपने सपनों में देखती थी। सॉरी मैम, मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो दिल पे मत लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैं खुद क्लियर कर दूंगा। बस प्लीज़ मेरी कोई शिकायत सर से मत करिए। अभी तक जो लड़का अरे वो करके बात कर रहा था, अब अचानक मैम कहकर बात करने लगा। आप पीछे क्यों बैठी है? आइए आगे आकर बैठिए। जैसे ही यह कहा गया, वो लड़कियां पीछे मुड़कर देखने लगी। अरे नहीं नहीं सर, हमें यही ठीक लगता है। और एक बात, मुझे किसी खास इज्जत से बुलाने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ किसी की बीवी बनकर नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अभी हूँ। मुझे बस उतनी इज्जत दीजिए जितनी एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। बस इतना काफ़ी है। अभी ने आदि के सामने बिना रुके सब कुछ कह डाला। अच्छा, इसके लिए मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो? इस सब का कारण आप ही है। सबसे पहले तो आपने मुझे इस कॉलेज में क्यों एडमिशन करवाया? क्या अजीब बात कर रही हो? आदि ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने अपनी पत्नी को कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया, इसमें क्या समस्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने मुझे यहाँ एडमिशन दिलवाया तभी तो सबको हमारे बारे में पता चला। अगर आप कुछ न करते या किसी और कॉलेज में दाखिला दिलवा देते तो ये सब ना होता। अब देखिए, प्रिंसिपल को पता चल गया, फिर धीरे धीरे पूरे कॉलेज में बात फैल गई। तो क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था कि अगर हमारी शादी के बारे में बाहर पता चले तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपसे शादी की बात छुपाना चाहती हूँ? मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है कि सबको हमारी शादी के बारे में पता चल गया, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं कि सब मुझे आपकी पत्नी के तौर पर अलग नज़रों से देखे। क्या? आदि ने हैरानी से भौहें चढ़ा ली। मेरा मतलब है कि
मैं कुछ गलत नहीं कह रही। सब मुझे अलग नज़र से देखने लगे हैं। यही बात मुझे पसंद नहीं आ रही। लड़के मुझे देखकर सम्मान में खड़े हो जाते हैं, बात करने से कतराते हैं। लड़कियां मुझे देखकर अपने अपने ग्रुप में फुसफुसाने लगती है। मेरे सिर से लेकर पैरों तक मुझे घूरा जा रहा है। उनकी नज़रें, उनकी बातें, ये सब मुझे बहुत असहज कर रहा है। मैं बस एक आम स्टूडेंट की तरह रहना चाहती थी, लेकिन यहाँ सब मुझे अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मुझसे दूरी बना रहे हैं। जब स्टूडेंट्स ही ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो टीचर्स तो और भी आगे हैं। वे भी मुझसे बेहद सम्मान से बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुझसे आपकी मीटिंग के लिए रिकमेंडेशन देने तक के लिए कह रहे हैं। मेरे पुराने कॉलेज में सब नॉर्मल था। हम सब दोस्त मजाक करते थे, हंसी ठिठोली होती थी, लेकिन यहाँ सब कुछ अजीब हो गया है। उस वक्त यह सब कभी इतना भारी नहीं लगा था, लेकिन अब सबने मुझे अलग नज़र से देखा और दूर कर दिया। दिल को कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने कह दिया, मुझे यह कॉलेज नहीं चाहिए। इतना कहते ही उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर पड़ा। यह देखकर आधी घबरा गया। अब क्यों रो रही हो? ये कोई बड़ी बात है क्या? मैं उनसे बात करता हूँ। वह तुरंत घबराई। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप बात करोगे तो वे इसे और बड़ा मुद्दा बना देंगे, फिर और भी ज़्यादा दूर कर देंगे। बचपन से ही अलग थलग रहने की आदत हो गई थी, लेकिन अब फिर से वही महसूस करना बहुत तकलीफदेह है। इसलिए मैंने आपके सामने अपना दर्द दिखा दिया। अगर आप ज़रा देर से कार लेकर आते तो पूरी क्लास मेरे इर्द गिर्द घूम रही होती। मैं तो पहले ही थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी। सब खड़े होकर मुझे ही देख रहे थे। ठीक है, तुम छोड़ो इस बात को, मैं कुछ करता हूँ। नहीं, बस दिल किया कुछ शेयर करने का, इसलिए कह दिया। आप टेंशन मत लो। और हाँ, उस गुस्से के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आदि ने उसे अपने पास खींचकर उसने उसके माथे पर एक प्यारा सा किस दिया। फिर कार स्टार्ट कर दी। वह कुछ सोचकर उलझ गई और धीरे धीरे आंखें मूंद कर सो गई। उसे निहारते हुए उसने मन ही मन ठान लिया, इसका कोई हल निकालना ही होगा। वह घर आई तो पहले दिन की कॉलेज की सारी बातें सबको बताती रही। सभी ने उसे कुछ न कुछ सलाह दी और फिर दिन सामान्य रूप से बीत गया। अगले दिन हमेशा की तरह वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। आदि ने कहा कि वह भी आज कॉलेज आकर वहाँ के लोगों से इस बारे में बात करेगा। नहीं दया, कल रात मैंने अच्छे से सोचा, इस मामले में आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। ये तो छोटी सी समस्या ही है, मैं खुद देख लूँगी। मुझे बस यह साबित करना है कि मैं कौन हूँ, फिर उसके बाद लोग आपकी जगह मेरे बारे में बात करेंगे। सिर्फ आदित्य ही नहीं, बल्कि मैं भी थोड़ी स्पेशल हूँ और मैं उन्हें यह समझा दूँगी। इसमें आपको बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास वैसे ही बहुत काम है और ये छोटी मोटी बातों में आपको समय खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी छोटी समस्याएं तो मिसेज आदित्य खुद संभाल सकती है। यह कहकर वह मुस्कुराई। आदित्य भी हंसते हुए बोला, ओके मिसेज आदित्य, यही हिम्मत मैं तुमसे चाहता था। हर चीज़ का सामना हिम्मत से करो। जो भी हो हम मिलकर देख लेंगे, लेकिन हर बात को अपने अंदर मत रखो। अगर तुम्हें कभी लगे कि परेशानी थोड़ी बड़ी है तो मुझसे शेयर करो। किसी ने कुछ कह दिया और तुम सोचने लगी कि हमें सब कुछ अकेले ही झेलना चाहिए, ऐसा मत करना। मेरी वाइफ को कोई परेशानी हो, ये मुझसे सहन नहीं होगा। मिसेज आदित्य खुश रहेगी तभी मिस्टर आदित्य भी खुश रहेगा। दोनों हमेशा की तरह हंसी मजाक करते हुए बातें करते रहे। फिर आदित्य ने अभी को कॉलेज छोड़ा। उधर कुछ लड़कियों का एक ग्रुप उसी की ओर देख रहा था। उस ग्रुप के बीचों बीच खड़ी थी सविता, जो जैसे वहाँ की लीडर लग रही थी। एक बड़े अमीर परिवार की वारिस, वो जो ठान ले उसे हासिल करके ही रहती है। जहाँ वह हो वहाँ सिर्फ वही बड़ी और ख़ास होनी चाहिए, ऐसा उसका मानना है। उसके आसपास के सभी लोग बस उसकी ही तारीफ करें, यही उसकी इच्छा होती है और इसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। अब तक इस कॉलेज में सिर्फ उसी को सम्मान मिलता था, लेकिन जिस दिन से अभी वहाँ आई तभी से सब उसी की चर्चा करने लगे। यह देखकर वह चिढ़ गई। जब उसे पता चला कि अभी का पति आदित्य है तो वह और भी ज़्यादा जल उठी। एक पार्टी में जब उसने आदित्य को देखा तो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गई। तभी से उसके मन में
आदित्य को पाने की ख्वाहिश जाग उठी। उसके पिता और उनके दोस्त सविता की शादी आदित्य से कराने की बात कर रहे थे और यह सुनकर उसने अपने ख्यालों में आदित्य को ही अपना पति मान लिया था। लेकिन बीच में ही उसे आदित्य की शादी की खबर मिली। उसने खुद को यह सोचकर समझा लिया कि जरूर आदित्य ने किसी बड़ी अमीर लड़की से शादी की होगी। लेकिन जब उसे पता चला कि आदित्य ने उसे भी साधारण लड़की अभी से शादी की है तो वह यह बात सहन नहीं कर पाई। अब वह ठान चुकी थी कि अभी को इस कॉलेज से अपमानित करके बाहर निकालेगी। अगर संभव हुआ तो आदित्य की जिंदगी से भी निकाल फेंकेगी। सब उसे देख रहे थे लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करते हुए अभी अपनी किताबें उठाकर क्लास में गई और कायल के पास आकर बैठ गई। इधर बाकी लोग उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे मगर अभी ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बैठी रही। तभी सविता अंदर आई और जानबूझकर अभी के पास वाली बेंच पर बैठ गई। उसे घूरते हुए उसने तंज कसा। कुछ लोग होते हैं जो अपनी खूबसूरती दिखाकर मीठी मीठी बातें करके खुद को बड़ा आदमी समझते हैं, लेकिन ऐसे भिखारी किस्म के लोगों की ज़िंदगी इसी तरह चलती है। पर आदि सर ने इस लड़की से शादी क्यों की? अगर यह जाकर उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही होगी तो उनके पास क्या ही रास्ता बचा होगा। और ऐसी लड़की से शादी करके उन्हें भी थोड़ी इमेज मिल गई होगी। घर में ऐसी लड़की को रखकर वो बाहर चाहे जैसे भी घूमे, ये उनसे सवाल तक नहीं कर पाती होगी। तो क्या कह रही है? आदि सर ऐसा करेंगे? अरे इसमें नया क्या है? अमीर लोगों के लिए यह सब आम बात है ना? मैंने न्यूज़ में देखा है कि आदि सर को इसी तरह की आदतें हैं। तूने नहीं देखा क्या? वे बातें करते ही जा रहे थे। अभी शांति से बैठी थी, लेकिन यह सब सुन रही कायल के अंदर गुस्सा उबलने लगा। उसे उन सब की जुबान बंद करनी थी मगर अभी ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा किया। इसलिए वो बस उन लोगों को घूर कर देखती रही। बाकी लोग भी उनकी बातें सुनकर अपने मन में सोचने लगे कि क्या यह सच हो सकता है। वे आपस में फुसफुसाने लगे। क्लासरूम में सभी छात्र लगभग अपनी जगह आकर बैठ चुके थे। अभी प्रोफेसर के आने में 10 मिनट बाकी थे। अचानक अभी उठ खड़ी हुई और सबके सामने जाकर खड़ी हो गई। अब सबकी नज़रें उसी पर थी। ओके, अब सब मुझे ही देख रहे हो ना? तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। यहाँ बैठे हर किसी के दिमाग में मेरी ज़िंदगी और मेरे पति के बारे में ही चल रहा है ना? जब तक तुम लोग यह सब जानने में लगे हो तब तक तुम्हें अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। यह बात तो साफ हो चुकी है। आमतौर पर कहते हैं कि बुजुर्ग औरतें घर के दरवाजे पर बैठकर दूसरों की ज़िंदगी पर गपशप करती रहती है, पर यहाँ तो हमारे जनरेशन के लोग, वो भी डॉक्टर बनने वाले लड़के लड़कियाँ, ऐसे कर रहे हैं। मुझे अभी अभी पता चला कि लोग दूसरों की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या जानना है? मेरे और आदित्य की शादी कैसे हुई? हमारी ज़िंदगी कैसी चल रही है? ऐसे ही सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, है ना? बस यही ना, बहुत ही ज़रूरी बात है। कहते हुए उसके होठों पर हल्की सी व्यंग भरी मुस्कान आ गई। अगर यही सवाल है तो आप खुद ही इनके अलग अलग जवाब बना सकते हैं। अपना टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं और मेरा एनर्जी भी, लेकिन मुझे तो बेवजह टाइम बर्बाद करने का कोई शौक़ नहीं है। इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं ऊटी में पली बढ़ी, वो भी हॉस्टल में। तो आप जो कह रहे हैं ना कि टॉप बिजनेसमैन आदित्य के बारे में मुझे कुछ तो पता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शायद 1-2 बार अखबार में नाम देखा होगा, लेकिन फ़ोटो तक नहीं देखी थी। मैंने पहली बार उन्हें तब देखा जब उन्होंने मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा। तभी सविता बीच में बोली, भले ही अरेंज मैरिज हुई हो, लेकिन कोई ऐसे सीधे शादी में ही दूल्हे को देखता है क्या? उससे पहले नहीं देखा होगा। ओवर एक्टिंग मत करो और सच सच बताओ, पहली बार कब देखा? मुझे आपके सामने कोई ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपसे वाहवाही भी नहीं चाहिए। सच तो यही है कि मैंने घर वालों से कह दिया था कि जिसे भी वे पसंद करेंगे उससे शादी कर लूँगी। उन्होंने भी बिना कुछ पूछे रिश्ता तय कर दिया। मेरी बहन के लिए आदित्य के छोटे भाई अक्षय का रिश्ता भी तय कर दिया गया। दोनों शादियाँ एक ही दिन कराने का प्लान बना। तो फिर से सविता बीच में बोली,
लेकिन आदित्य जैसे बड़े आदमी बिना लड़की को जाने समझे शादी के लिए हाँ कैसे कह सकते हैं। मैंने सिर्फ अपने बारे में कहा कि मैं उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन उन्हें मेरे बारे में सब पता था। आप ही कह रहे थे ना कि वो बड़े आदमी हैं, तो उन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठी की। ऊटी में मुझे बिना बताए मुझे देखा भी, फिर जब उन्हें ठीक लगा तभी शादी के लिए हामी भरी। ये पूरी तरह से घर वालों के द्वारा तय की गई शादी थी। अब आपको मेरी शादी कैसे हुई ये पता चल गया ना। और एक बात यह कि मुझे उनके कॉलेज के बारे में पता नहीं था। जब मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया तभी मुझे पता चला कि वह भी इस कॉलेज के पार्टनर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो बातें आपने कल कही, जो चीज़ें आपने की, वे मुझे प्रभावित नहीं कर रही है। जब मैंने यह सब उनसे कहा तो उन्होंने बस इतना कहा कि वह यहाँ आकर खुद बात करेंगे। मेरे परिवार वालों ने जो कुछ कहा उसे सुनकर मैंने खुद ही तय कर लिया कि मैं इसे हैंडल कर लूँगी। पर यह कैसे हो सकता है कि वह किस कॉलेज के मालिक है यह तुम्हें पता ना हो। मैंने शादी की है, कोई बिजनेस डील नहीं। उनके कितने बिजनेस है, कहाँ कहाँ उनके कॉलेज और स्कूल है, यह सब जानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। हमारी शादी को 2 महीने हुए हैं। इस दौरान मैंने आदित्य को जान लिया है और उन्होंने मुझे हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। इस वक्त मुझे यह नहीं पता कि उनके पास और कौन कौन से बिजनेस है, कितनी संपत्ति है, और ना ही यह जानना मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे बस आदित्य को समझना था और अब मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। यहाँ मौजूद किसी ने भी अगर मेरे पति के कैरेक्टर के बारे में गलत बात की तो अब तक आप सबको अभी ने जवाब दिया, लेकिन अगर जब आदित्य की पत्नी बोलेगी तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी ने इतने देर तक जो बातें कही उसमें एक बार भी वह डरी नहीं, ना ही झिझकी। उसने सीधे नज़रें मिलाकर अपने दिल की बात बेझिझक कह दी। यही हिम्मत और सच्चाई सबको पसंद आ रही थी। उस दिन कक्षाएं शांति से बीती। लंच ब्रेक में अभी और कायल खाने के लिए कैंटीन गए। वहाँ सभी टेबल भरे हुए थे। बस एक टेबल पर 3 लोग बैठे थे, एक लड़की और 2 लड़के। अभी और कायल उनके पास गए तो वे तीनों उनकी ओर देखने लगे। तभी जैसे ही उन्होंने अभी को देखा वे हल्का सा उठने लगे, जिससे अभी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। प्लीज़ बैठ जाइए, क्यों खड़े हो रहे हैं? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। खाने के लिए जगह नहीं मिली, इसलिए सोचा कि आपके साथ बैठ जाए। कोई बात नहीं, आप लोग ही खाइए, हम कहीं और जगह देख लेते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बैठिए। ऐसा सुनते ही अभी और कायल उनके पास बैठ गए और अभी ने कहा, हम लोग 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं। तुम लोग किस ईयर में हो? हम भी आपके ही क्लास में हैं। उन तीनों में से एक लड़के ने कहा, ओह क्या बात है, सम्मान से बात कर रहे हो? अभी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सुबह क्लास में ही समझा दिया था, फिर भी तुम्हें अलग से कोई समझाने की ज़रूरत है क्या? इतना सुनते ही उन तीनों ने एक साथ नहीं में सिर हिला दिया। तो फिर फॉर्मल बातें करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम तीनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स लग रहे हो। सुबह भी तुम्हें साथ में देखा था। क्या तुम लोग किसी और से बात नहीं करते? कायल ने हल्की उत्सुकता से पूछा। यहाँ कोई नहीं है, कोई हमसे बात नहीं करता, इसलिए हम खुद ही अपने दोस्त बन गए हैं। जहाँ भी जाते हैं तीनों साथ ही जाते हैं और साथ ही आते हैं। क्यों लोग आपसे बात क्यों नहीं करते? हम लोग गरीब परिवारों से आते हैं, यहाँ के बाकी लोग बहुत अमीर हैं, और सबसे बड़ी बात हम इस कॉलेज में स्कॉलरशिप पर आए हैं। इसी बात को लेकर वे हमें हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। हम जो भी करें उन्हें पसंद नहीं आता, इसलिए हमने अकेला रहना ही ठीक समझा। मुझे तुम्हारी स्थिति अच्छे से समझ आ रही है। पिछले साल तक मैं भी तुम्हारी तरह स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। अगर ये शादी ना हुई होती तो मैं भी अपने शहर के कॉलेज में हॉस्टल में रहकर स्कॉलरशिप पर पढ़ रही होती। इसलिए तुम्हारी तकलीफ़ मैं समझ सकती हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? यह कहते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया। तीनों ने एक दूसरे को देखा। नहीं, बात यह है कि हम तीनों आदित्य सर की दी हुई स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं। आप उनकी वाइफ है, ऐसे में आपसे दोस्ती करना थोड़ा अजीब लगता है। चश्मा पहने हुए लड़के ने संकोच से कहा, अरे बाबा, हर बार आदित्य सर की वाइफ, आदित्य सर की वाइफ, ये सुन सुन कर मैं थक गई हूँ।
प्लीज़ मुझे सिर्फ एक स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली लड़की की तरह देखो। मुझे सच में ऐसे दोस्त चाहिए। अगर अब भी तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने इनकार किया तो कहीं वह उनकी स्कॉलरशिप रुकवाने की बात न कर दे। मैं खुद आदित्य सर से कहूँगी कि तुम्हारी स्कॉलरशिप बढ़ा दे, तब तो तुम मुझसे बात करोगे ना। यह सुनकर वे मुस्कुराए और उसके आगे बढ़े, हाथ को थाम लिया। ठीक है, मेरा नाम अभिनय श्री है, यह कायल है। अब तुम लोग अपने नाम बताओ। विश्वनाथन, विजय, भैरवी। उन्होंने अपना परिचय दिया। फिर अब खाना परोसकर खाने लगे। आप लोग इसी शहर के हैं, है ना? कोई हॉस्टल में नहीं रहता? कायल ने पूछा। हाँ, हम इसी शहर के हैं। मैंने सोचा था कि कोई न कोई हॉस्टल में रहेगा। खैर छोड़ो ये बात, तुम्हारे घर में सब क्या करते हैं? तभी वे थोड़ा झिझक रहे थे। अरे दोस्त ही तो है, बिना हिचकिचाहट के बता दो। भैरवी ने कहा। मेरे पापा वॉचमैन हैं और माँ घरों में काम करती है। विश्वनाथन ने कहा। मेरे पापा मंदिर के पुजारी है। कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर। तुम वहाँ पूजा करते हो? वाह, जब भी तुम मंदिर में पूजा करने जाओ मुझे बताना, मैं भी आऊँगी। लेकिन मेरे लिए एक्स्ट्रा इमली चावल लेकर रखना। अभी ने आंख मारते हुए कहा। और तुम बताओ विजय? तो उसने कहा, मेरे मम्मी पापा एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं। कमाल है विजय, वहाँ एग ऑमलेट मिलती है? हाँ मिलती है। तो फिर टैमरिंड राइस और ऑमलेट के लिए हमें एकदम सही आदमी मिल गया। अभी ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी से उनकी हल्की झिझक भी दूर हो गई और फिर वे सब खुलकर बातें करने लगे। साथ ही उन्होंने अपने नंबर भी आपस में शेयर कर लिए। अभी अपने दोस्तों के साथ क्लास में आई। सविता सुबह अभी के गुस्से में कहे गए शब्दों को याद कर वो मन ही मन तिलमिला उठी और बोली, लोग कहीं भी जाते हैं तो अपने जैसे ढूंढ ही लेते हैं। वे पांचों उसे पूरी तरह अनदेखा कर रहे थे और आखिरी बेंच पर तीनों लड़कियां बैठ गई। उनके पास वाली बेंच पर विजय और विष्णु भी आकर बैठ गया। आदित्य ऑफिस में व्यस्तता से काम कर रहा था। उसकी नज़रें बार बार घड़ी की ओर चली जाती थी। अक्षय जब अपने भाई के कैबिन में आया तो उसने अपने भाई के काम करने की गति और घड़ी की ओर बार बार जाती उसकी नज़रों को देखा। क्या भैया और घड़ी के बीच कोई प्रतियोगिता चल रही है क्या? इतनी तेजी से काम कर रहे हैं, उसने मन ही मन सोचा। उसी समय आदित्य की आवाज़ ने उसे उसके ख्यालों से बाहर खींच लिया। यहाँ क्या कर रहा है वो? भैया ये फाइल ज़रा देख लीजिए, चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कल सबमिट करनी है। कहते हुए अक्षय ने फाइल को आदित्य के सामने रखा और घड़ी की ओर भी देखा। ये बताने के लिए तुझे अभी ही समय मिला, पहले क्यों नहीं बताया? आदित्य झुंझला गया। नहीं भैया, फाइल अभी अभी मिली है इसलिए, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है। घर ले जाकर रात में देख लूँगा और सुबह दे दूँगा। अगर अभी समय बाकी है तो घर ले जाने के बजाय आप यही देख सकते हैं ना? तुझे क्या लगता है मेरे पास और कोई काम नहीं है? कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, ये सब तुझे बताना ज़रूरी है क्या? जब तक बताऊंगा नहीं तो मुझे जाने नहीं देगा क्या? आदित्य ने तीखे लहजे में कहा। अक्षय को लगा कि उसके भाई को कोई बहुत ज़रूरी काम है। वही खड़ा आदित्य का पर्सनल असिस्टेंट कौशिक की ओर उसने देखा। आदित्य ने भी एक हल्की मुस्कान के साथ अक्षय को देखा। अक्षय ने सोचा, यह मुझे इतना डांटने के बाद क्यों हंस रहा है? वैसे भैया मीटिंग कैसी रही? यह पूछते हुए उसने फाइल बंद कर दी तो आदित्य बात बदलते हुए बोला, अच्छा अनु की पढ़ाई कब खत्म हो रही है? अचानक यह सवाल क्यों? अक्षय ने मन ही मन सोचा। 4:15 में, अभी 3:30 बज चुके हैं। तू अभी तक यहीं क्यों है? जा उसे पिकअप करने नहीं जाएगा? आदि के सवाल से वह चौंक गया। वह बस आदि को देखता रह गया। देख, काम तो जब चाहो तब कर सकते हैं, लेकिन बीवी के साथ जो थोड़ा वक्त मिल सकता है उसे मिस नहीं करना चाहिए। हम पूरे साल उसे लाने ले जाने नहीं जा सकते, लेकिन जब भी वक्त मिले तब उसके साथ थोड़ा समय बिताने में कोई बुराई नहीं है। अभी तुझे यहाँ कोई ज़रूरी काम नहीं है, इसलिए जा अनु को पिकअप कर ले, उसे थोड़ा बाहर घुमाकर घर पहुँचा देना। कहते हुए आदि ने घड़ी देखी, अपना कंप्यूटर शट डाउन किया और उठकर चला गया। अक्षय वही खड़ा सोच रहा था, क्या भाई ने मुझसे यह कहा था? जैसे ही आदित्य चला गया कौशिक जोर से हंस पड़ा।
अब क्यों हंस रहा है? सर, आपको अब तक समझ में नहीं आया? आदित्य बॉस जो भी डायलॉग मार रहे थे वो आपके लिए नहीं थे, बल्कि वे खुद क्या करने वाले हैं यह बता रहे थे। तभी अक्षय को समझ आया, भाई भाभी को पिकअप करने जा रहे हैं। देख, हमारा भाई कितना स्मार्ट हो गया है और हम अब भी बेवकूफ़ बने घूम रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, एक न एक दिन वह हमें भी फ्री छोड़ देगा, तब हम भी अपनी अनु बेबी के साथ थोड़ा समय बिताएंगे। यह सोचते हुए उसने अपने कैबिन में जाकर गाड़ी की चाबी उठाई और तेज़ी से निकल पड़ा। इधर आदि अभी के लिए तेज़ी से आ रहा था। इस समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बाद बेचैनी से सोचती रहती है। कल उसने कहा था कि उसे वो कॉलेज पसंद नहीं आया, अब पता नहीं क्या कर रही होगी। कहीं फिर से कोई परेशानी तो नहीं खड़ी कर देगी, रो तो नहीं रही होगी। कल मेरे सामने ही रो पड़ी थी, तभी तो मैंने कहा था कि मैं खुद जाकर बात करूँगा, लेकिन वो खुद ही संभालने की जिद करने लगी। अब पता नहीं क्या कर रही है। वह बिल्कुल उस माँ की तरह बेचैन था जो अपने छोटे बच्चे को स्कूल छोड़कर भी चिंता में डूबी रहती है। इसी उलझन में डूबा आदि कॉलेज के पास पहुंच गया। वहां गेट के पास अभी उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे की शांति से ही आदि समझ गया कि आज कोई परेशानी नहीं हुई। उसने गाड़ी पास में रोकी। अभी के साथ कायल थी और आज उसके साथ 3 और लोग खड़े थे। अभी ने कहा, हाय दया, ये मेरे नए दोस्त हैं, मैं इन्हें आपसे मिलवाने के लिए ही साथ लाई हूँ। वहाँ खड़े 3 लोग भैरवी, विजय और विष्णु, जिन्हें कॉलेज खत्म होने के बाद घर जाना था, पर अभी की जिद के कारण आदि से मिलने खड़े थे। वो लोग सोच रहे थे कि आदि उनसे कैसे बात करेगा, इसलिए थोड़ा झिझक रहे थे। आदि ने गाड़ी किनारे खड़ी की, बाहर निकला और उनके पास आकर बोला, हाय दोस्तों। उसकी आवाज़, उसकी शख्सियत और उसका आत्मविश्वास, ये सब देखकर वे सब बस मोहित से खड़े रह गए। जिसे अब तक सिर्फ टीवी और अखबारों में देखा था, जिसे कभी दूर से देखने की इच्छा थी, उसे आज अपने सामने देखना उनके लिए किसी सपने जैसा था। वे कुछ देर तक मूर्तिवत खड़े रहे, लेकिन कायल की मजाकिया बातों ने उन्हें हकीकत में वापस खींच लिया। फिर वे हंसते हुए बोले, हाय सर। अरे यह क्या सर? अरे भैया कहकर बुलाओ। तुम लोग सर कहकर क्यों बुला रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्कूल टीचर को बुला रहा हो। तो भैरवी ने जवाब दिया, नहीं सर, हम आपकी स्कॉलरशिप से ही इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आपको बस टीवी में ही देखा था। हमेशा सोचते थे कि कभी आपको दूर से देख पाए, लेकिन आज इतनी नज़दीक से देखेंगे यह तो सोचा भी नहीं था। हम आपकी मदद से पढ़ रहे हैं। ऐसे में सीधे भैया कहकर बुलाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे वो इंसान मत समझो जिसने तुम्हें स्कॉलरशिप दी है। किसी बड़े पद पर मत रखो, बस मुझे अपने दोस्त के पति की तरह देखो। दोस्त का पति क्या कहलाता है? भाई, है ना? तो फिर मुझे भी वैसे ही बुलाओ। जो लोग अब तक उसे अपनी पहुंच से बाहर समझते थे, उसे इतनी सहजता से बात करते देख वे भी चकित रह गए और धीरे धीरे सामान्य रूप से बात करने लगे। यह सब दूर से देखकर सविता और उसकी गैंग को जलन हो रही थी। वे तुरंत पास आ गए और कायल ने अभी को हल्के से धक्का देकर अपनी नज़रों से उन लोगों की ओर इशारा किया। यह देखकर आदि ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। हाय सर, हम आपके फ़ैन हैं। मेरा नाम सविता है और मेरे पापा भी बिजनेसमैन हैं। ओह अच्छा, क्या काम करते हैं? उनका नाम क्या है? फिर उसने अभी से पूछा। नया, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? अरे नहीं जीजाजी, कायल ने सविता की ओर घूरते हुए कहा। वे लोग हमारी तरह साधारण लोगों से दोस्ती नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं सर। मेरे पापा का नाम रामनाथन है। वो सविता कंस्ट्रक्शन के मालिक है। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। कंस्ट्रक्शन का काम तो मेरे पापा ही देखते हैं। उनसे पूछूंगा तो पता चलेगा। उसकी इस बात से उसे और उसके पिता को नहीं जानते सविता को अपमान महसूस हुआ। अभी को देखते हुए सविता की सहेली बोली, सर, मैंने आपको एक पार्टी में देखा था। तब आपको एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी ने प्रपोज किया था, तो उस लड़की को ना कहकर आपने इस तरह की लड़की से शादी क्यों की सर? उसने तंज कसते हुए पूछा। किस तरह की लड़की? उसने दांत पीसते हुए पूछा। जिससे सामने बैठे सभी लोगों की
रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आज कोई दमदार घटना होने वाली थी, इसलिए कायल तमाशा देखने के मूड में थी और अभी को ही देख रही थी, यह जानने के लिए कि वह क्या जवाब देने वाली है। उस लड़की ने घबराकर कहा, नहीं सर, आपको तो सिर्फ मॉडल जैसी लड़कियां ही प्रपोज करती है। उन सबको छोड़कर आप ऐसी साधारण लड़की से शादी कर लिए। यह सुनकर आदित्य जोर से हंस पड़ा। सभी लोग उसे अचरज से देखने लगे। सुंदरता किसे कहते हैं? क्या चेहरे पर 3 किलो मेकअप पोत लेना सुंदरता है? अभी तो कॉलेज से सीधे घर ही जाने वाली हो, फिर भी कॉलेज से निकलने के पहले ही जाने क्या क्या चेहरे पर पोत कर खड़ी हो जाती हो। यही सुंदरता है सच में। देखो, शाम के वक्त ऊटी की ठंडी हवा, साधारण सूट पहने हुए, हल्के खुले हुए बाल, माथे की बिंदी भी शायद नजर न आए और दुपट्टा कंधे से सरक कर बाजुओं के इर्द गिर्द लिपट जाए और कोई लड़की उस तरह चलते हुए आए, तब देखना। तुम्हारे कहे अनुसार ऐसी अनगिनत लड़कियां मैंने देखी है, लेकिन पहली नज़र में ही किसी को देखकर दिल हार जाऊँ, ऐसी लड़की मुझे आज तक नहीं मिली सिवाय इसके। उसने अभी की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। अभी भी बस उसे देखती रह गई। एक और बात जानती हो? उसने धीमे स्वर में कहा। अभी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, वो बहुत प्यारी भी है। मेरी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें अधूरी रह गई थी, सिर्फ 2 महीनों में उसने मुझे सब कुछ पूरा करके दिया। इतने सालों में जो प्यार और अपनापन मैंने कभी नहीं देखा था, वह सब मुझे इसने भरपूर दिया। ना सुंदरता में, ना समझदारी में कोई भी लड़की मेरी अभी के बराबर हो सकती है। आदित्य के लिए अगर कोई उपयुक्त है तो वह सिर्फ मेरी अभी है। वह उसे अपनी बाहों में खींचकर कसकर गले लगा लिया। यही तो है मेरी ज़िंदगी, मेरा प्यार, मेरी दोस्ती, मेरा लक, मेरी बरबोली, मेरा बच्चा, मेरी जादूगरनी, सब कुछ बस यही है। उसकी आंखों में उमड़ता प्यार छलकने लगा। आसपास खड़े लोग उसकी मोहब्बत देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ को तो जलन होने लगी। अब से मेरी नेहा के बारे में इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें मेरे दूसरे चेहरे से रूबरू होना पड़ेगा। अभी जो तुमसे बात कर रहा है वो अभी का पति दया है, लेकिन यह मत भूलना कि मैं एक बिजनेसमैन आदित्य भी हूँ। यह सुनकर सब चुप हो गए। फिर आदित्य ने अभी के दोस्तों से कहा, रविवार को तुम सब जरूर घर आना, मैंने बोल दिया है। अब आराम से जाओ, अगर चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नहीं सर, कोई बात नहीं, ओके बाय, कहते हुए उसने अपनी पत्नी को कार में बिठाया। फिर एक नज़र शब पर डालते हुए वहाँ से चला गया। सभी लोग उसके शब्दों से ऐसे प्रभावित थे मानो किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। तभी कायल जोर से हंस पड़ी। अब समझ आया ना कि आदि के लिए अभी क्या है। अभी उनकी जान है, उसके लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। यूं ही बचपने में कुछ भी बोलकर उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। तुमने जो अभी कहा, अगर यहाँ कोई और होता तो तुम लोगों की हालत कुछ और होती। वह सिर्फ इसलिए चुप रहे क्योंकि सामने लड़कियाँ थी, इसे याद रखना। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। आदित्य के शब्द और अब कायल की ताने भरी बातों ने सविता के अंदर जलन और गुस्से की आग और भड़का दी। आदित्य की आंखों में अभी के लिए उमड़ते प्यार को देखकर उसने मन ही मन ठान लिया, मुझे भी यही प्यार चाहिए। इसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इधर कार में दोनों चुपचाप बैठे थे। अभी आदि को एकटक देख रही थी, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोली। आदि ने कई बार उसकी ओर देखा। क्या यह अभी कल की तरह कुछ सोच रही है? ऐसा विचार उसके मन में आया। नेहा, पहले बाहर चलते हैं, फिर घर चलेंगे। उसे देखते हुए उसने हल्के से सिर हिला दिया। नहीं, सीधा घर चलिए और तेज चलाइए। आदि ने उसका चेहरा देखा और ना जाने क्या सोचकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। घर पहुंचने पर कोई नहीं था। कार से उतरते ही नेहा तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। क्या समस्या है, यह सोचता हुआ आदि भी उसके पीछे कमरे तक गया। दरवाज़ा खोलते ही अभी उसे कसकर गले लगा लेती है। आदि पहले तो चौंक गया। क्या यह किसी दुख में है? उसने सोचा। नेहा, उन लोगों की बातों को इतनी गंभीरता से मत लो। क्या तुम इसलिए दुखी हो? वे सब लोग कोई मायने नहीं रखते और मैंने उन्हें करारा जवाब दे दिया था, है ना? अगर तुम्हें उनकी बातें पसंद नहीं आई या तुम्हें बुरा लगा तो बताओ। वैसे भी कॉलेज से उन्हें निकाल ही दिया गया है। इससे पहले कि आदि अपनी बात पूरी कर पाता
उसके सख्त होठ अभी के कोमल होठों में समा चुके थे। अचानक वे इस स्पर्श से वह चौंक उठा और अभी की ओर देखा, लेकिन वह जरा भी नहीं झिझकी। उसकी आंखों में एक अलग ही जवाब था। वह उसका स्वाद चख रही थी, लंबा डीप किस, यहाँ तक कि जब सांसें घुटने लगी तब जाकर आदि थोड़ा पीछे हटा। लव यू दया, आई लव यू सो मच। पता है आज मैं कितनी खुश हूँ। बाहर से मैं कितनी भी निडर होकर बोलूँ, लेकिन अंदर ही अंदर ये ख्याल आने लगा था कि शायद मैं आपके लायक नहीं हूँ। जब लोग ऐसा कहने लगे तो मेरा मन भी मानने लगा था, मगर आज सिर्फ एक दिन में आपकी बातों ने मेरे उस ख्याल को तोड़ दिया। आपने मेरी खूबसूरती की तारीफ की, वो भी मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब आपने सबके सामने कहा कि मैं ही आपकी सब कुछ हूँ, जानते हो उस पल मुझे कैसा महसूस हुआ। उसी वक्त आपको बाहों में भर लेने और इस तरह किस करने का मन किया। फिर उसने आदि के माथे, आंखों, नाक, गाल, होठ और गर्दन पर अपने अधरों की छाप छोड़ दी। उसने उसकी खुली शर्ट को हटाया और उसके सीने पर अपने होठ रख दिए। आदि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अभी अभी उसने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था और आदि तो बस सुन होकर रह गया था। अब तक वे बस प्यार की बातें करते थे, एक दूसरे को छेड़ते थे, तरपाते थे, लेकिन कभी भी सीधे शब्दों में अपने प्यार को कबूल नहीं किया था। और आज अचानक ही उसने कह भी दिया और उसे महसूस करने से पहले ही उसने अपने किस्से उसे भिगो दिया। इधर अनु अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर एक घबराहट थी, एक डर था। वह उसी घबराहट और डर के साथ बिस्तर पर रखे कागज को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कब अक्षय आएगा। वह बस उसके आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह अंदर आया वह झट से उसके गले लग गई। इससे चौंकने वाला अगर कोई था तो वह अक्षय ही था। वह कभी ऐसा नहीं करती थी। यही सोचकर उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने उसे खुद से अलग किया और बिस्तर तक ले जाकर बैठाया। क्या हुआ, क्यों इतनी टेंशन में हो, क्या परेशानी है तुम्हें? उसने अपना बैग उतारते हुए पूछा। उसने पास रखा कवर उठाकर उसे थमा दिया। यही मेरी परेशानी की वजह है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। प्लीज़ आप खुद देखिए और बताइए। अक्षय ने कागज़ पढ़ा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसमें डरने की क्या बात है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए, इसमें लिखा है कि मुझे डिजाइनिंग कंपटीशन में भाग लेना है, वो भी अभी अभी पढ़ाई शुरू की है मैंने। माँ को कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ सुनने को ही तैयार नहीं है। सुन भी ले तो कहेंगी कि मैं कोई सास थोड़ी हूँ जो तुझ पर ज़बरदस्ती करूँगी। तेरा नाम नहीं दिया है मैंने, इस कॉलेज के वन टाइम बेस्ट डिजाइनर का नाम दिया है। तेरी काबिलियत मुझे पता है, वे बस चाहती है कि मैं कोशिश करूँ। मैं कैसे कर सकती हूँ? अभी तो पढ़ाई ही शुरू की है, पूरे 6 महीने भी नहीं हुए। मुझे डर लग रहा है। उसने उसका हाथ थामकर अपनी हथेली में रख लिया। देखो, मम्मी जो कह रही है वो सही ही है। तुम में टैलेंट है, पर तुम्हें खुद इसका एहसास नहीं है। हाँ, तुम अभी सीख रही हो, मैंने मना नहीं किया, लेकिन इसके लिए जो जुनून और हुनर चाहिए वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। ये तो बस एक डिग्री है जो तुम्हें और नई चीज़ें सिखाएगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि जब तक तुम इसे पूरा नहीं करोगी तब तक तुम एक असली डिजाइनर नहीं बन सकती, समझी? तुम मम्मी के लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए इस कंपटीशन में हिस्सा लो। जीतने का कोई दबाव नहीं है, बस हिस्सा ले लो, तभी तुम्हें समझ आएगा कि ये कंपटीशन कैसा होता है। अगले साल बिना डर के भाग ले सकोगी। डिजाइनिंग का ये फील्ड ऐसा ही है, इसमें कई कंपटीशन होंगे जिनमें तुम्हें हिस्सा लेना होगा। तभी दुनिया जानेगी कि तुम कैसी डिजाइनर हो और तुम्हें भी एहसास होगा कि तुम क्या कर सकती हो। इसलिए सिर्फ अपने अक्षय के लिए भाग ले लो। अच्छा, किस तरह के कपड़े डिजाइन करने होंगे? ऐसी कोई शर्त नहीं है, जो तुम्हें पसंद हो वही बना सकती हो, बस डिजाइन यूनिक हो और लोग उसे कितना पसंद करते हैं इसी आधार पर प्राइज मिलेगा। तो फिर और क्या सोचना, बस एक बार ट्राई कर लो, तुम कुछ अलग और ख़ास करोगी, यकीन मानो। उसने जाने कितनी बातें कर उसे मनाने की कोशिश की, फिर भी अनु के मन में डर और घबराहट बनी ही रही। उसे महसूस करते ही अक्षय ने उसे अपने व्यक्तित्व की छाया में समेट लिया। उसके डर और घबराहट को अपने किस्से मिटा दिया।
अभी के लिए कॉलेज लाइफ अच्छी चल रही थी। अब तक उसे कॉलेज में आए 3 महीने हो चुके थे। उनकी दोस्ती भी दिन ब दिन गहरी होती गई। आज वे पांचों इतने गहरे दोस्त बन चुके थे कि उन्हें अलग करना नामुमकिन था। बाकी सभी उन्हें पांडवों की टोली कहकर बुलाने लगे थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत हो गई थी। बीच में 2-3 बार वे आदि के घर भी जा चुके थे। पहली बार जब उन्हें आदि के घर जाना था तो वे थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन वहाँ के लोगों के स्नेह और अपनापन ने उन्हें पूरी तरह पिघला दिया। इसके बाद तो यह रोज़ का सिलसिला बन गया। अभी और आदि की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। वे अपने प्रेम की दुनिया में खुले आसमान में परमान चढ़ रहे थे। आज तक चाहे जितना भी काम हो, आदि ही रोज़ उसे कॉलेज छोड़ने और लेने जाता था। रात के 12 बज रहे थे। अभी और आदि गहरी नींद में थे। हमेशा की तरह वह आदि के सीने पर सिर रखकर सोई हुई थी। अचानक किसी अजीब आवाज़ से वह जाग उठी। कुछ क्षणों तक वह उस आवाज़ को ध्यान से सुनती रही। फिर झट से उसने आदि को उठाया। दया, दया। वह उसके सीने को हल्के से छूते हुए उसे जगाने लगी। सोने दो ना, आदि नींद में ही बोला। दया उठो, उसने अब की बार उसकी ठुड्डी को छूते हुए कहा। अरे यार, सोने दो, कहकर आदि फिर से करवट लेकर सो गया। अभी कुछ देर इंतजार करती रही, लेकिन फिर आदि, उसने जोश से पुकारा। उसकी आवाज़ सुनते ही वह घबराकर उठ बैठा। सामने अभी गुस्से में खड़ी थी। क्या हुआ नया, क्यों उठाया? क्या हुआ, कब से उठा रही हूँ? लेकिन आप तो सोते ही जा रहे थे। अगर किसी इमरजेंसी में उठाती तो भी तुम यही करते क्या? इमरजेंसी? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं सोने जा रही हूँ, आप भी अपनी नींद पूरी करो। यह कहकर वो लेट गई। अब तक तो उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। अभी अभी उठाया और अब सो भी गई। आखिर क्यों उठाया था? वो उलझन में पड़ गया। धीरे से वह उसके पास गया और बोला, नया, नया, सॉरी यार, आज बहुत काम था इसलिए थक कर सो गया था। लेकिन तुमने क्यों उठाया? बताओ ना, गुस्सा हो क्या? सॉरी ना, बोलो ना। वह मनाने लगा। अरे आदि, सॉरी बोलने जैसा कुछ भी नहीं हुआ। बाहर कुल्फी आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बहुत खाने का मन हुआ। कहते हैं कि रात में कुल्फ़ी खाना बहुत मज़ेदार होता है। मेरी फ्रेंड्स भी यही कहती है। फिल्मों में भी देखा था। हमारे हॉस्टल में तो रात में बाहर जाने नहीं देते, इसलिए आपको उठाया। अब इस बात पर आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? डिस्टर्ब करने के लिए तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। अब चुपचाप सो जाओ, कहकर वह फिर से लेट गई। कुछ देर बाद उस सुनसान रात में, जब सड़क पर कोई नहीं था, एक कार धीरे धीरे सरक रही थी। कार के अंदर बैठा व्यक्ति चारों ओर सड़क को घूर रहा था। उसके पास बैठी लड़की अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मैं कह रही हूँ ना दया, वो चला गया और आप यहाँ बैठकर उसे ढूंढ रहे हैं। छोड़िए ना, वो कल आएगा ही, कल खरीद लेंगे। गाड़ी घर की ओर मोड़िए दया। ये सब मुझसे नहीं होगा, तुमने मन से मांगा था और मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी किए बिना नहीं रह सकता। अरे दया, ये कोई बड़ी बात है क्या? बस एक छोटी सी चीज़ है, इसके लिए इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? इतनी जिद ठीक नहीं है, चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी। अगर मेरी नया ने कुछ चाहा है तो वो उसे ज़रूर मिलेगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। आदि की आवाज़ और उसके शब्दों में जो जिद थी, उसे महसूस करके अभी के दिल में हल्की सी हलचल हुई। दया देखो, वहाँ वो गाड़ी खड़ी है। उसने सड़क के मोड़ पर खड़ी कुल्फ़ी आइसक्रीम की ठेले की ओर इशारा किया। दया ने तुरंत कार को एक किनारे रोका और दोनों उतरकर पैदल चलने लगे। अभी ने स्कर्ट के साथ टी शर्ट पहनी थी और संयोग से आदि ने भी उसी रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। दोनों एक साथ ठेले की ओर बढ़ रहे थे। 2 कुल्फ़ी आइसक्रीम देना कहकर उसने 2 कुल्फ़ी ली और एक एक कर उसे थमा दिया। जब वह पैसे चुका रहा था, आदि, एक और आइसक्रीम प्लीज। नहीं नया, इस समय तुम्हें 2 आइसक्रीम खाना तुम्हारे शरीर को सूट नहीं करेगा। सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से एक दिला दी, अब अगर और मांगा तो मार पड़ेगी नया। ओह दया, आप बहुत बुरे हो। इतना भी बुरा कुछ नहीं है नया, उसने शरारत से कहा। उसकी बात का दूसरा मतलब समझकर नया का चेहरा लाल पड़ गया। सब सही ही कहते हैं शायद। क्या कहते हैं? कहते हैं कि रात में कुल्फ़ी खाने से बहुत लव मूड आता है।
मैंने कभी इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन अभी आपकी बातें सुनकर सच लग रहा है। अब तो रोज़ कुल्फ़ी खिलानी पड़ेगी। क्या मैं सिर्फ अभी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ प्यार उमड़ पड़ता है। तुम्हें ही शायद कुछ महसूस नहीं होता। बोलो, तुम्हें भी अब रोज़ खिलाना पड़ेगा। क्यों, सिर्फ आपको ही रोमांस करने का मन होता है क्या? मुझे भी तो आपको देखकर प्यार आ सकता है। अच्छा, तो चलो देखते हैं किसे सबसे ज़्यादा लव फील होता है। कैसे? उसने हल्की मुस्कान के साथ कुल्फ़ी की स्टिक उठाई और उसे उसकी कमर से लपेटते हुए अपनी ओर खींच लिया। वो थोड़ा लड़खड़ाई, चारों ओर नज़र दौड़ाई। दया, यह सड़क है, कोई बात नहीं। बताओ कैसे टेस्ट करना है? जो लोग ज़्यादा देर तक लिप किस करते हैं वही अपने पार्टनर से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं तैयार हूँ, तुम तैयार हो? अरे बाप रे, मैं नहीं खेल रही यह गेम। देखो इसे, कितना बड़ा बदमाश है। उसने उसके कंधे पर मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह तो उसके होठों का स्वाद लेने लगा। उस रात की शांति में सिर्फ उनके होठों के मिलने की आवाज़ गूंज रही थी, मानो वह चांद भी शर्माकर बादलों में छुप गया हो। चार दीवारों के बीच न सुनाई देने वाली यह आवाज़ उस सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। अभी की धड़कनें तेज हो गई। लंबा चला यह किस जब खत्म हुआ तो उसने शर्माकर उसका चेहरा देखा और झट से उसकी छाती पर सिर टिकाते हुए एक मुक्का मारा। सड़क के बीच में क्या कर रहे हैं आप? अरे क्यों, यह भी तो एक नया तरीका है। और वो आवाज़ पूरी तरह नशा चढ़ा दिया। उसने उसे बाहों में भरते हुए कहा, बस करो बदमाश, अब चलिए यहाँ से। अरे कहाँ भाग रही हो? अभी हमारी डील पूरी नहीं हुई। मैंने अपने प्यार को जताने के लिए तुम्हें कुछ दिया, अब देखता हूँ तुम क्या देती हो। वह फिर से उसके होठों की ओर झुका। भागो यहाँ से, कहकर उसने उसे धक्का दिया और दौड़कर कार में बैठ गई। रुको, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। उसने भी कार में बैठते ही खिड़की बंद कर ली। भागने की सज़ा मिलनी चाहिए, वो बुदबुदाया और उसी होठों से अपना हक भी ले लिया। फिर गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल पड़ा। इधर राजा धूप में खड़ा होकर आने जाने वाले वाहनों की जांच कर रहा था। उसी रास्ते से बाइक पर किसी लड़के के साथ कायल भी आ रही थी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।